नमस्ते फ्रेंड्स एंड वेलकम। राजीव नाथ आपका एस्ट्रोलॉजर मित्र बैक टुडे विथ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। जैसा मैंने कहा था कि मैं कुछ वीडियोस बना रहा हूं जहां मैं फील करता हूं कि लोगों को कंफ्यूजन्स है कृष्णमूर्ति पद्धति में, कुछ कोई कोई कॉन्सेप्ट्स को लेकर के कंफ्यूजन्स है, जिसके वजह से उनकी आर्ट ऑफ प्रिडिक्शन जो है, प्रिडिक्टिव नॉलेज हैम्पर हो जाती है या रुक जाती है या वो फंस जाते हैं। तो जैसे अभी पीछे मैंने एक वीडियो डाला था अनटेनेंटेड प्लैनेट्स के ऊपर, उसका बड़ा अच्छा मेरे पास फीडबैक आया। तो इसी तरह के कुछ टॉपिक्स मेरे दिमाग में आए कि आजकल तो बहुत लोग केपी में इंटरेस्टेड हैं, और यूट्यूब पे बहुत सारे लोग वीडियोस के द्वारा के थ्रू सिखाते हैं केपी। लेकिन समहाउ मुझे लगता है, जो मुझे फीडबैक मिलता है या मैं जो देखता हूँ, स्टूडेंट्स जो सवाल कर रहे हैं टीचर्स से, या इतने इतने बड़े बड़े बैचेस हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कई टॉपिक्स पे क्लैरिटी नहीं है। और नहीं भी होती है लोगों को तो लोग पूछने में या तो हिचकिचाते हैं, या पूछते हैं तो सही सही पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि तो एक उसमें टॉपिक ऐसा मुझे लगता है कि सुनने में बड़ा आसान लगता है, केपी सिग्निफिकेटर्स। जैसा कि देखिए आप, ये पीछे मैंने लिखा हुआ है अपने बैकग्राउंड में, सिग्निफिकेटर्स इन केपी। इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है ना, ये बहुत ही जरूरी है कृष्णमूर्ति पद्धति में प्रिडिक्शन करने के लिए। जब तक इसकी क्लैरिटी आपको नहीं होगी, बिल्कुल बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तब तक आप फंस जाएंगे। और कृष्णमूर्ति पद्धति वैदिक से कैसे अलग है, फर्क है, उसको भी समझना जरूरी है। और कृष्णमूर्ति पद्धति में सिग्निफिकेटर्स कितने प्रकार के होते हैं, और कैसे कैसे सिग्निफिकेशंस होते हैं, मजबूत सिग्निफिकेटर कौन होता है, कमजोर सिग्निफिकेटर कौन होता है, सबसे मजबूत सिग्निफिकेटर कौन होता है, ये शायद आज तक किसी को, ये नहीं कह रहा हूं किसी को नहीं पता है, ये मतलब क्लैरिटी के साथ किसी ने, बहुत कम लोगों ने समझाया होगा। लेट अस पुट इट दैट वे। तो चलिए हम इस टॉपिक को लेकर के आगे बढ़ते हैं। लेकिन बढ़ने के पहले अगेन रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि कृपया जो है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, ठीक है ना। और अगर आप लोग एंजॉय कर रहे हैं हमारे वीडियोस तो, और सीखना चाहते हैं तो, देखिए, मैं बहुत बड़ी बात तो नहीं कह रहा हूँ कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ, क्या करता हूँ। लेकिन हाँ, मुझे ये कॉन्फिडेंस है कि जो मैं पढ़ाऊंगा वो किसी से भी कम नहीं मैं पढ़ाता हूँ। और क्लैरिटी जो हमारे स्टूडेंट्स, जो मुझे फीडबैक मिलती है, ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं अपने बैच शुरू करने वाला हूँ। आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बैच, जो कि 25 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। और आप लोग उसको ज्वाइन कीजिए। उसके डिटेल्स मैं सारे शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। इसी वीडियो में आप लोगों को कुछ डिटेल्स दे दूंगा, टेलीफोन नंबर वगैरह। और 25 तारीख से ज्वाइन कीजिए। बहुत आसान 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 तरीके से सिखाऊंगा। कॉस्ट भी कम, रिलेटिवली हमारे कोर्सेज की बहुत कम है। केपी और वैदिक दोनों की मैं क्लासेस में शुरू करने वाला हूँ 25 तारीख से। तो चलिए शुरू करते हैं, अंडरस्टैंडिंग केपी सिग्निफिकेटर्स। तो पहले तो हमें समझना है, मैं ये प्रिज्यूम कर रहा हूं कि आप लोगों को एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज होगी, और केपी की भी पूरी नहीं तो फिर कम से कम सिग्निफिकेटर जैसे मैं समझाता हूं तो समझने भर की नॉलेज तो जरूर होगी। ठीक है। तो इस बैकग्राउंड में शुरू करते हैं। देखिए, एक ये चार्ट, हमने एक हॉरोस्कोप खोला है सामने आपके, और ये देखिए नॉर्थ इंडियन स्टाइल का हॉरोस्कोप भी है, और साउथ इंडियन स्टाइल का हॉरोस्कोप भी यहाँ पर है, दोनों लगे हुए हैं, जिसमें आपको समझने में सहूलियत हो। अंग्रेजी में बोलूंगा तो बड़ा रिएक्शन आता है। ये साउथ इंडियन चार्ट मोस्टली इट इज फॉर पीपल हु आर कंफर्टेबल विद द साउथ इंडियन चार्ट, दैट इज मोस्टली माय साउथ इंडियन फ्रेंड्स। ये उनके लिए मैंने, लेकिन वो हिंदी भी समझते हैं, तो मोस्टली मैं हिंदी में ही बोलूंगा। बीच बीच में मुझे जहां लगेगा कि अंग्रेजी में भी बोल के समझा देना चाहिए, वहां
तो ये मतलब आपस में ये आजकल बड़े कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं कि सर आप खाली हिंदी में बोलिए, कोई बोलता है इंग्लिश में ही बोलिए। तो लेट अस नॉट गेट इनटू दैट, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आखिर केपी कृष्णमूर्ति जी नाम था उनका, केपी सिग्निफिकेटर आए कहाँ से? कृष्णमूर्ति जी ने भी जो अपनी पद्धति का इजाद किया, शुरू किया उन्होंने अपनी पद्धति पद्धति को जो उन्होंने डिस्कवर किया, कैसे किया? वो भी तो आखिर आफ्टर ऑल ही वाज आल्सो इनिशियली अ वैदिक एस्ट्रोलॉजर। वैदिक से ही उन्होंने भी शुरुआत की थी। तो वैदिक में जैसे ये चार्ट एक आपके सामने है, राशि चार्ट, ठीक है। इसको अब हम समझते हैं, जैसे कोई प्लैनेट हम ले लेते हैं। सपोज हम मार्स ले लेते हैं, मंगल। तो मंगल देखिए यहाँ पर कहाँ बैठे हुए हैं, इस हॉरोस्कोप में लग्न में बैठे हुए हैं। लग्न में बैठे हुए, और ये लॉर्ड हैं, स्वामी कहाँ 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 के हैं? ये 12वें भाव के स्वामी हैं, क्योंकि इनकी राशि 12वें भाव में, एक तो है मेष, और दूसरा ये जो है 7th हाउस के लॉर्ड। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मंगल कहाँ कहाँ का रिजल्ट देंगे, कब देंगे, वो सभी लोग जानते हैं कि कोई भी ग्रह अपनी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में ही अपने हाउसेस का रिजल्ट देता है। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर ये आपका हॉरोस्कोप है, तो आप अपने मंगल की दशा महादशा या प्रत्यंतर दशा में फर्स्ट हाउस से रिलेटेड रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करेंगे, या 12वें भाव से रिलेटेड एक्सपेक्ट करेंगे, या 7वें भाव से रिलेटेड एक्सपेक्ट करेंगे रिजल्ट्स। ये 7वें भाव से यानी कि आप एक्सपेक्ट करेंगे कि शादी भी, हम शादी हो सकती है हमारी, जब 12वें की दशांतर मंगल की चलेगी, शादी हो सकती है, या फिर बड़े खर्चे हो सकते हैं, या हम विदेश भी जा सकते हैं, क्योंकि 7th हाउस से हम मैरिज देखते हैं, 12वें भाव से हम विदेश फॉरेन जाना भी देखते हैं, खर्चे भी देखते हैं, नुकसान लॉसेस भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जैसे सूर्य को चलिए हम ले लेते हैं, फिर मान लीजिए मंगल के बाद सूर्य। तो सूर्य महादेव कहाँ बैठे हैं? वो भी 12वें भाव में बैठे हैं, और ही इज ओनर लॉर्ड ऑफ 4th हाउस, चौथे भाव के वो स्वामी हैं। तो सूर्य की दशा अंतर दशाओं में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? चौथे भाव का रिजल्ट हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी पढ़ाई लिखाई होगी। ठीक है, हम अब घर बनवा सकते हैं, हम गाड़ी खरीद सकते हैं। ठीक है, और 12th हाउस का रिजल्ट भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वही वाली बात आ जाती, नुकसान हो सकता है, लॉसेस हो सकते हैं, विदेश भी जा सकते हैं पॉजिटिव में। तो हाउसेस के रिजल्ट्स वही होते हैं कृष्णमूर्ति में, पद्धति में भी और वैदिक में भी। किस भाव से हम क्या देखते हैं उसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन कृष्णमूर्ति जी ने क्या देखा कि इस जातक, कोई हाइपोथेटिकल बात हो रही है, इस जातक के जब मंगल की दशा चल रही थी, मंगल की दशा जब चल रही थी, तो इस जातक को नौकरी लग गई। अब मंगल का कहीं भी कनेक्शन नौकरी के भाव मेनली 10वां भाव से नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं। आप देखिए कर्सर को, ये 10वां भाव है, कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन इनको मंगल की जब दशा चल रही थी तो इनको नौकरी लग गई। नुकसान होने की जगह इनको फायदा हो गया। नुकसान भी हो सकता हुआ हो, लेकिन पॉजिटिव एक आउटकम आ गया, पॉजिटिव रिजल्ट मिल गया, जो कि इस चार्ट से हम वैदिक रूल्स के हिसाब से हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो ये अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिला। कृष्णमूर्ति जी ने देखा, फिर जब सूर्य की इनकी महादशा चली तो इनके खर्चे बड़े होने चाहिए थे, इनके खर्चे बड़े होने चाहिए थे, लॉस भी हो सकता था इनको। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि उनको बहुत फायदा हुआ। ठीक है, ही मेड अ लॉट ऑफ मनी। इनकी जितनी इच्छाएं थी, सब इच्छाओं की इनकी पूर्ति हुई। जो ये चाहते थे सब सूर्य की महादशा में, मतलब 12वें का रिजल्ट जो है उससे बिल्कुल विपरीत इनको मिला। 12वें का भी मिला, मतलब ऐसा नहीं है कि 12वें का कोई रिजल्ट मिला ही नहीं, लेकिन उससे ज्यादा अच्छे रिजल्ट इनको मिले, नुकसान से ज्यादा फायदा हुआ। क्या, लेट अस पुट इट दैट वे।
नुकसान जो होना था उससे ज्यादा इनको फायदा हुआ, बहुत फायदा हुआ। तो आखिर क्या हुआ, तो कृष्णमूर्ति जी बड़ा इस पे उन्होंने रिसर्च किया, और हर एक प्लैनेट के साथ, हर एक प्लैनेट के साथ जो है ना, उन्होंने देखा कि ऐसा ही हो रहा है। ठीक है। जैसे सैटर्न, शनि की जब दशा चली, दशा या अंतरदशा कुछ भी, तो शनि से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि पांचवें भाव का रिजल्ट देगा, पांचवें में बैठे हुए हैं, और नौवें और दसवें का देगा। लेकिन शनि की दशा में जो है, इनकी मैरिज हो गई, सातवें भाव का रिजल्ट मिला। तो ये बड़ा मिस्ट्री एक बन करके उनके सामने आया। तो ये देखिए, मेरा वीडियो थोड़ा सा लंबा होता है, ठीक है। इस वीडियो को, ये बहुत ही, अभी तो मैं बहुत बेसिक बातें बता रहा हूं जो कि शायद आप लोग केपी फॉलोअर्स सबको आती भी, पता भी होंगी, लेकिन आगे जो मैं बातें बताऊंगा वो आप लोगों को नहीं पता होंगे, तो पूरे वीडियो को देखिएगा। तो चलिए अब बात को कंटिन्यू करते हुए, तो वो बड़े इसमें पड़े कि भाई आखिर ये क्यों ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने देखा, उन्होंने अपने रिसर्च करना जब शुरू किया, तो रिसर्च जब उनका खत्म हुआ, तो उन्होंने क्या देखा कि ग्रह सबसे, ग्रह मजबूती से अपने जहां बैठा है उससे, और जहां का वो लॉर्ड है उससे ज्यादा मजबूती से वो कहाँ का रिजल्ट देता है। तो उन्होंने देखा कि अब आप ये समझिए कि जितने भी ग्रह बैठे हैं, ये किसी न किसी नक्षत्र में बैठे हुए हैं। आपको पता है, एज स्टूडेंट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी आपको मालूम है, 27 नक्षत्र होते हैं। ठीक है, जोडियाक में हर राशि में सवा दो नक्षत्र होते हैं, और हर एक नक्षत्र का कोई कोई लॉर्ड होता है, स्वामी होता है, और हर ग्रह नेचुरली किसी न किसी के नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो कृष्णमूर्ति जी ने देखा कि कोई ग्रह सबसे मजबूत, सबसे मजबूती नहीं है, मैं शब्द यूज कर रहा हूं, सबसे मजबूती पर हम बाद में आए, मजबूती से अपने लॉर्डशिप और जहां बैठा है उससे ज्यादा मजबूती से वो रिजल्ट देता है अपने नक्षत्र स्वामी का। तो जैसे हम मंगल को ले लेते हैं, मंगल को हम ले लेते हैं, तो मंगल ने, जैसा मैंने बताया आपको कि मंगल के दशा में जातक को 10वें भाव का रिजल्ट मिला, 10वें भाव का रिजल्ट मिला, उसको नौकरी लग गई। 10वें भाव से और भी कुछ देखा जाता है, लेकिन चलो उसको नौकरी लग गई, उसका बड़ा नेम फेम स्टेटस हुआ मंगल की दशा में। तो उन्होंने क्या देखा कि मंगल किसके नक्षत्र में बैठा है, तो देखा उन्होंने कि मंगल चंद्रमा के नक्षत्र में बैठा है। ये आप कहाँ से देख पाएंगे, ये देखिए यहाँ लेफ्ट साइड में ये जो टेबल है, यहाँ आप मंगल को देखेंगे। कोई भी प्लैनेट, कोई भी ग्रह, आप यूं समझिए, अभी तो पूरा तो डिटेल में नहीं समझा सकता हूँ, उसके तीन पार्ट होते हैं। एक तो वो किसका, किस राशि का स्वामी है, पार्ट नंबर वन। राशि लॉर्ड वो किसका, कहाँ बैठा है, उसका राशि लॉर्ड कौन है, ठीक है। और दूसरा वो किसके नक्षत्र में बैठा हुआ। ये देखिए, ये एसटीएल, एसटीएल मतलब ये अंग्रेजी में लिखा हुआ है स्टार लॉर्ड, स्टार यानी कि नक्षत्र लॉर्ड। तो मंगल जिस नक्षत्र में बैठा है, जिस स्टार में बैठा है, उसका लॉर्ड कौन है, तो वो है चंद्रमा। और तीसरा होता है सब लॉर्ड, हर एक ग्रह का सब लॉर्ड होता है, उसको अभी हम छोड़ देते हैं, उस पर हम नहीं आ रहे हैं। उस पर हम आगे किसी वीडियो में, जब सब लॉर्ड में डिस्कस करूंगा तो आगे डिस्कस करूंगा। वो शायद नेक्स्ट वीडियो हम जो बनाएंगे सिग्निफिकेटर्स के बाद, वो सब लॉर्ड पर बनाएंगे। तो मंगल देखा गया कि चंद्रमा के जहां बैठे हैं जिस नक्षत्र में, उस नक्षत्र के स्वामी हैं चंद्रमा। तो मंगल चंद्रमा का रिजल्ट देंगे अपने दशा अंतरदशा में, चंद्रमा का रिजल्ट देंगे मतलब चंद्रमा जिस भाव में बैठे हैं उसका रिजल्ट देंगे। तो चंद्रमा कहाँ बैठे हैं, अब ऊपर वाला मत देखिए आप, अब नीचे वाला देखिए, भाव चार्ट, या ये साउथ इंडियन जो होता है भाव चार्ट ही केपी चार्ट होता है।
इसमें प्लेसिडियस सिस्टम के हिसाब से वो फिर दूसरी पढ़ाई हो जाएगी। अब आप इस चार्ट को देखिए कि इसमें चंद्रमा कहाँ बैठे हैं। मंगल के नक्षत्र स्वामी यानी कि मंगल जिनके नक्षत्र में चंद्रमा कहाँ बैठे हैं। चंद्रमा 10वें भाव में बैठे हैं। तो मंगल रिजल्ट देगा अपने नक्षत्र स्वामी का 10वें भाव का अपने दशा अंतरदशा में। तो मंगल ने नौकरी दे दी, नेम फेम स्टेटस दे दिया। अब इस सिग्निफिकेटर टेबल में हम आ जाते हैं। अब इसको समझने की कोशिश कीजिए। कृष्णमूर्ति पद्धति में ये सिग्निफिकेटर टेबल बनता है। अच्छा ठीक है, उसके पहले हम देख लेते हैं सूर्य की जो हमने बात की। सूर्य ने बहुत फायदा दिया। क्यों फायदा दिया। सूर्य किसके नक्षत्र में बैठे हुए हैं। इसको देखिए आप, इस यहां देखिए सूर्य, वीनस कहाँ लिखा हुआ है। वीनस लिखा हुआ है यहाँ। और वीनस का नक्षत्र स्वामी कौन है, स्टार लॉर्ड, वो है बुध। और बुध कहाँ बैठे हुए हैं। बुध देखिए यहाँ 11वें भाव में बैठे हुए हैं। सॉरी, एक सेकंड। वीनस, वीनस का नक्षत्र स्वामी है, नहीं सन का देखना था ना, सन, सॉरी। मैं भी थोड़ा वो टेबल देखते देखते और बोलने में देखने में गलती हुई। हाँ, सन के नक्षत्र स्वामी है वीनस, शुक्र। तो सन ने क्या बोला हमने कि सन ने अपने दशा अंतर दशा में बड़ा फायदा दिया। नुकसान देने के बजाय, 12वें भाव का रिजल्ट देने के बजाय उसने बड़ा फायदा दिया। तो क्यों दिया हमें उसका। सूर्य किसके नक्षत्र में बैठे हुए हैं, बुध, ये वीनस शुक्र के नक्षत्र में बैठे हैं। शुक्र कहाँ बैठे हैं। शुक्र बैठे हुए हैं यहाँ देखिए आप, ये 11वें भाव में देखें बैठे हुए हैं। इस आप ये मत देखिएगा, 11 नंबर लिखा हुआ ये मत देखिएगा, ये 11वां भाव होता है। इसीलिए हम साउथ नॉर्थ इंडियन चार्ट से पढ़ाना हम प्रेफर करते हैं। जो अपने स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता हूँ, कृष्णमूर्ति पद्धति समझने में नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन चार्ट जो है वो ज्यादा आसान होता है। खैर एनीवे, वो आप जब हमारी क्लास ज्वाइन करेंगे तो इसको भी मैं क्लियर कर दूंगा। आप ये समझिए कि सूर्य जो है शुक्र के नक्षत्र में बैठे हैं और शुक्र उनका नक्षत्र स्वामी 11वें भाव में बैठा हुआ है। तो यहां देखिए इस सिग्निफिकेटर टेबल में 11 के सामने, अब इस सिग्निफिकेटर को समझिए आप, ABCD 3 कॉलम है। यहां से पढ़ना समझ शुरू कीजिए। डी, सबसे पहले डी कॉलम को समझिए। ये हाउस नंबर यहाँ दिया हुआ है 1 से 12 तक, 12 भाव दिए हुए हैं। और ये ऊपर देखिए क्या दिया हुआ है, लॉर्ड ऑफ हाउस। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड कौन है वो यहाँ लिखा हुआ है। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड वीनस है, सेकंड हाउस का लॉर्ड मरकरी है, थर्ड हाउस का लॉर्ड भी मरकरी है, फोर्थ का चंद्रमा है, ये लॉर्ड दिया हुआ है। उसके बाद आप डी प्लैनेट, बी कॉलम पे आ जाइए। डी समझने के बाद ये हाउस से मिलाइए। अब जैसे हम क्या कह रहे हैं, अब 10th हाउस की पहले हमने बात की। 10th हाउस का ये देखिए, ऑक्यूपेंट ऑफ हाउस। ऑक्यूपेंट मतलब उस भाव में, उस घर में जो बैठा हुआ है। तो 10th हाउस में कौन बैठा हुआ है, 10th हाउस में बैठा हुआ है चंद्रमा। 11th हाउस में क्या बैठा हुआ है, कौन, शुक्र, वीनस। दो जो हम लोग ग्रहों की बात की। और कॉलम ए, प्लैनेट इन नक्षत्र ऑफ ऑक्यूपेंट या प्लैनेट इन स्टार ऑफ ऑक्यूपेंट। नक्षत्र और स्टार एक ही है। तो बी कॉलम यानी कि 10वें भाव में जो ऑक्यूपेंट है, जो बैठा है, उसके नक्षत्र में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, चंद्रमा के नक्षत्र में मंगल बैठे हुए हैं। ठीक है, राहु भी बैठे हैं लेकिन मंगल बैठे हैं। हम मंगल की बात कर रहे थे, इसीलिए मंगल ने
10वें भाव का रिजल्ट दिया हमें, सूर्य ने 11वें भाव का रिजल्ट दिया हमें। क्लियर हो रहा है आप लोगों को या नहीं हो रहा है? ये देखिए, लाइव क्लास तो है नहीं, मैं आपसे पूछ नहीं सकता हूं, लाइव क्लास तो है नहीं। नहीं क्लियर हो रहा हो तो कमेंट्स में लिख के या व्हाट्सएप पर लिख करके हमें भेज दीजिएगा। और अगर नहीं सब्सक्राइब किया है हमारे चैनल को तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो बहुत, अभी मैं आगे और विस्तार में बताने जा रहा हूँ, यहाँ रुक नहीं रहा हूँ। और ये अंडरस्टैंडिंग केपी सिग्निफिकेटर्स का पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2 वीडियो भी मैं, सब्सक्राइब कर दिया हो तो फिर 1 सेकंड पॉज करके हम यहाँ देख रहे हैं। देखिए, मेरा नया केपी और वैदिक बैच 25 तारीख से शुरू हो रहा है, इसकी 25 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आप लोग ज्वाइन करें। बहुत आसान तरीके से पढ़ाऊंगा, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। डिटेल्स के लिए ये मेरा नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इसको आप नोट कर लें। दूसरा भी फोन नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप करें, फोन करें। सारी डिटेल्स, सिलेबस, फीस, इंस्टॉलमेंट प्लान, कैसे क्लासेस के बारे में जो भी पूछना है पूछें। कुछ भी डाउट क्लियरिंग कैसे होगा, इंडिविजुअल बेसिस पर हो सकता है, नहीं हो सकता है, कुछ भी क्लासेस के बारे में आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैं चाहूंगा आप लोग ज्वाइन कीजिए। और वादा वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि अधूरी नॉलेज के साथ आपको वापस नहीं भेजूंगा घर। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ाते हैं। और सिग्निफिकेटर वाला जो चैप्टर जो हम टॉपिक कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये ध्यान रखिएगा। अगर ये समझ गए तो आपकी 90% कहानी केपी की पूरी गई। ठीक है, तो ये हमने देखा। देखिए, 4 कॉलम है, तो कोई भी ग्रह है, सबसे सबसे मजबूती से नहीं, सबसे मजबूती से हम बात, कोई भी ग्रह मजबूती से वैदिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुकाबले मजबूती से केपी में किसका रिजल्ट देता है? अपने नक्षत्र स्वामी का। उसका नक्षत्र स्वामी हॉरोस्कोप में जिस भाव में बैठा है, उस भाव का रिजल्ट वो ग्रह देगा। कब देगा? अपनी दशा अंतर दशा में देगा। ठीक है, अपनी दशा अंतर दशा में देगा। ये एक हाइपोथेटिकल है, सिखाने का तरीका है। अब ये सिग्निफिकेटर टेबल 4 कॉलम मैंने आपको सिखा बताया। डी कॉलम समझा दिया, बी कॉलम समझाया। और ये देखिए, ABCD। ए क्या है? प्लैनेट इन नक्षत्र ऑफ ऑक्यूपेंट। ऑक्यूपेंट मतलब भाव में जो भाव को ऑक्यूपाई करने वाला प्लैनेट। तो उसके नक्षत्र में जो बैठा है वो कॉलम ए हो गया। उसके बाद बी समझ गए। डी, स्वामी, राशि का, घर का स्वामी। जैसे फर्स्ट हाउस का स्वामी कौन है? वीनस है। वीनस के नक्षत्र में कौन बैठा है? सूर्य बैठा है। तो कृष्णमूर्ति पद्धति में सब मजबूती से कोई भी ग्रह किसका रिजल्ट देगा? अपने नक्षत्र लॉर्ड का देगा। सबसे पहले अपने नक्षत्र लॉर्ड का देगा। तो सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर जो होता है उसको हम ए लेवल का सिग्निफिकेटर कहते हैं। यानी ए लेवल कह लीजिए या L1 कह लीजिए, बहुत लोग L1 बोलते हैं, लेवल 1। उसके बाद मजबूती से रिजल्ट वो किसका देगा? किस भाव का देगा? फिर वो जहां बैठा हुआ है उस भाव का देगा। तो जैसे मंगल, मंगल कहाँ बैठे हुए हैं? मंगल बैठे हुए हैं ऑक्यूपेंट किसके हैं? फर्स्ट हाउस के। तो मंगल सबसे मजबूती से अपने दशांतर दशा में रिजल्ट देंगे 10वें भाव। उसके बाद वो देंगे जहां वो बैठे हुए हैं, फर्स्ट हाउस का लग्न का रिजल्ट देंगे। उसके बाद फिर से वो अपने नक्षत्र स्वामी
उनका नक्षत्र स्वामी कौन है? चंद्रमा है। उनका नक्षत्र स्वामी जिस भाव का स्वामी है, जिस हाउस का स्वामी है, उसका रिजल्ट देगा मंगल, तीसरे इन ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ में। तो चंद्रमा नक्षत्र स्वामी है उनका, तो चंद्रमा किस भाव के स्वामी है? फोर्थ हाउस के लॉर्ड है। तो तीसरे इन ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ मंगल चौथे भाव का रिजल्ट देगा, चौथे भाव का मंगल रिजल्ट देगा। और उसके बाद सबसे कमजोरी से किसका रिजल्ट देगा? जिस हाउस का वो ओनर बना है। तो ओनर बना है सेवेंथ हाउस का, सेवेंथ हाउस का ओनर बना है। तो इस ऑर्डर में कृष्णमूर्ति पद्धति में इसको हम कहते हैं केपी सिग्निफिकेटर्स, और इसको गोल्डन रूल्स ऑफ केपी भी कहते हैं। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो आप फोन करके, व्हाट्सएप पे या यूट्यूब में कमेंट के जरिए हमसे आप बात कर सकते हैं। इसी प्रकार से हर एक जो है, हर एक प्लैनेट इसी प्रकार से रिजल्ट देगा। ठीक है, सूर्य पर आ जाइए। अभी हमने सूर्य को डिस्कस किया था कि वैदिक के हिसाब से सूर्य को रिजल्ट देना चाहिए था 12वें भाव का और चौथे भाव का। 12वें में वो बैठे हैं इसलिए, और चौथे के स्वामी हैं। लेकिन दिया उन्होंने रिजल्ट कहाँ का दिया? 11वें भाव का, क्योंकि उनका नक्षत्र स्वामी शुक्र जो है वो 11वें भाव बैठा है। और फिर सेकंड इन ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ सूर्य अपने दशांतर दशा में किसका रिजल्ट देंगे? फायदा देने के बाद वो नुकसान वाला घर 12वें भाव का रिजल्ट देंगे, क्योंकि 12वें भाव में बैठे हुए हैं। देखिए यहाँ पर 12वें भाव में बैठे हुए हैं। उसके बाद फिर थर्ड इन ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ उनका नक्षत्र स्वामी जिस हाउस का, जिस भाव का लॉर्ड है, उस भाव का देंगे। तो वीनस उनका नक्षत्र स्वामी फर्स्ट लग्न को का लॉर्ड है, लग्न को उनका, तो सूर्य लग्न का रिजल्ट फर्स्ट हाउस का रिजल्ट देंगे। और लास्ट जिस हाउस के सूर्य ओनर हैं, फिफ्थ हाउस के ओनर केपी में बन जाते हैं। केपी में भाव चार्ट देखा जाता है या साउथ इंडियन चार्ट देखा जाता है। फिफ्थ हाउस के स्वामी है, तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट सूर्य देंगे फिफ्थ हाउस का रिजल्ट। तो ये आप समझ में आ गया। अब कई लोगों का ये कहना है कृष्णमूर्ति पद्धति में, और ये सही भी है, कि ओनर का रिजल्ट नॉर्मल तरीके से समझा रहा हूं, स्पेशल सिग्निफिकेशंस पर अब हम इसके बाद हम आएंगे। नॉर्मल तरीके से कोई भी ग्रह, जैसे ये 5वें भाव के सामने आप देखिए 4 ग्रहों का नाम लिखा हुआ है। सबसे मजबूती से केतु रिजल्ट देगा 5वें भाव का, ए कॉलम में है। दूसरा शनि देगा, बी कॉलम में है। उसके बाद गुरु देंगे, सी सी कॉलम में है। और ओनर ऑफ फिफ्थ हाउस सबसे कमजोरी से फिफ्थ हाउस का रिजल्ट देगा अपने दशांतर दशा में। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं देगा। कई लोगों का, एस्ट्रोलॉजर्स का मानना है कि ओनर कोई रिजल्ट ही नहीं देता अपने भाव का स्वामी। ऐसा तो हो नहीं सकता है ना, क्योंकि नहीं तो फिर तो हम सीधे सीधे वैदिक एस्ट्रोलॉजी को हम खिड़की के बाहर फेंक रहे हैं। वी आर थ्रोइंग वैदिक एस्ट्रोलॉजी आउट ऑफ द विंडो, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। ऐसा तो होता नहीं है। देगा, कमजोरी से देगा। सब्सक्राइब कर दिया? नहीं तो कीजिए, क्योंकि अब जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये तो सीधा सीधा अभी हिसाब किताब बहुत आप लोगों ने समझ लिया होगा, केपी के सिग्निफिकेटर्स को समझ लिया होगा, कोई इसमें इश्यू नहीं। गोल्डन रूल क्या है? गोल्डन रूल सबसे बड़ा, कोई भी ग्रह अपने नक्षत्र स्वामी का रिजल्ट देता है। ठीक है, अब हम आते हैं स्पेशल सिग्निफिकेशंस पर। स्पेशल सिग्निफिकेशन से दो बातें हैं, दो तरह के सिग्निफिकेशंस होते हैं केपी में। आज पार्ट 1 पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपको आज नक्षत्र लेवल सिग्निफिकेटर्स पढ़ा रहा हूं। ये टेबल जो है, जिसको स्टेलर लेवल सिग्निफिकेशंस बोलते हैं, या स्टेलर का मतलब, स्टार का मतलब, नक्षत्र लेवल सिग्निफिकेटर्स हैं ये।
अपने नक्षत्र के थ्रू जो प्लैनेट्स रिजल्ट देते हैं, नक्षत्र एंड ऑक्यूपेंसी एंड लॉर्डशिप के थ्रू जो देते हैं, उसकी बात हम कर रहे हैं। स्पेशल सिग्निफिकेशंस अब हम बता रहे हैं। और केपी में दो तरह के सिग्निफिकेशंस होते हैं। एक तो होते हैं स्टेलर लेवल, नक्षत्र लेवल सिग्निफिकेशंस, और दूसरे सिग्निफिकेशंस होते हैं कस्पल लेवल सिग्निफिकेशंस, जिसकी बात हम इस वीडियो में नहीं करेंगे, हम पार्ट 2 में करेंगे। आज हम इसको खाली समझ रहे हैं। तो ये तो नॉर्मल कोर्स में आप समझ गए होंगे अभी तक। अब हम आते हैं दूसरी बात पर, जो कि पिछले वीडियो में मैंने आपको स्पष्ट किया है, लेकिन उसमें अभी और स्पष्टता के साथ आपके सामने रख रहा हूं। अनटेनेंटेड प्लैनेट्स, और अनटेनेंटेड प्लैनेट्स भी नक्षत्र लेवल अभी हम खाली पढ़ेंगे, कस्पल लेवल नहीं पढ़ रहे हैं अभी। अनटेनेंटेड प्लैनेट किसको बोलते हैं केपी में? तीन डेफिनेशन पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया। अगर आपने उसमें नहीं, अगर आपको समझ में आ रहा तो एंड स्क्रीन में अनटेनेंटेड प्लैनेट्स वाला वीडियो में डाल दूंगा। अनटेनेंटेड प्लैनेट्स का वीडियो में डाल दूंगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा, तब आगे समझिए। अनटेनेंटेड प्लैनेट उस ग्रह को कहते हैं जिसके नक्षत्र में कोई दूसरा ग्रह नहीं बैठा हो। एक तो ये। दूसरा, अगर अपने ही नक्षत्र में कोई ग्रह बैठा हुआ है, वो भी अनटेनेंटेड प्लैनेट की कैटेगरी में आएगा। अनटेनेंटेड मतलब उसको भी ऐसा माना जाएगा कि वो चूंकि अपने ही नक्षत्र में है, तो उसको भी हम मानेंगे कि उसके नक्षत्र में कोई दूसरा ग्रह नहीं है। या नक्षत्र किसी भी, इसको यूं समझिए, किसी भी ग्रह का जो नक्षत्र है, जिस हर एक ग्रह का एक नक्षत्र होता है। हर एक ग्रह के तीन नक्षत्र होते हैं। 27 नक्षत्र हैं, 9 ग्रह हैं। हर एक ग्रह के तीन नक्षत्र होते हैं। वो नक्षत्र जो एक तरह से उस ग्रह के प्लैनेट के घर हो गए, तीन घर। अब वो तीनों नक्षत्र में हो सकता है कोई प्लैनेट बैठा हो। तब तो ये ग्रह जिसकी हम बात कर रहे हैं, अगर उसके घर में कोई बैठा है, तब तो वो टेनेंटेड हो गया, अनटेनेंटेड नहीं रहा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई ग्रह ऐसा भी हो, और उसको ऐसा भी हो, नहीं होते ही हैं, क्योंकि नक्षत्र तो हैं, 27 ग्रह हैं, 9 तो अमूमन जो है किसी न किसी ग्रह के नक्षत्र में कोई नहीं बैठा होगा, तो उसका मकान खाली है, कोई टेनेंट नहीं है। अनटेनेंटेड अंग्रेजी शब्द है ना, इसका हिंदी इक्विवेलेंट मुझे मिला नहीं है एक शब्द का। तो अगर उसके तीनों नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है, तो वो एक अनटेनेंटेड प्लैनेट हो गया, उसके तीनों मकान खाली। तो उसकी पावर जो है वो बढ़ जाती है, उसकी पावर बढ़ जाती है। पावर कैसे बढ़ती है? अब और अच्छा, तीसरा डेफिनेशन क्या है? दो बता दिए हमने। एक तो उसका नक्षत्र काली हो, या फिर अपने ही नक्षत्र में बैठा हो, या फिर दो ग्रह एक दूसरे के नक्षत्र में बैठे हों। जैसे यहां देखिए, उसको भी अनटेनेंटेड बोलेंगे। देखिए लेफ्ट साइड में चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा बैठे हैं। चंद्रमा का नक्षत्र लॉर्ड कौन है? मंगल है। चंद्रमा यानी कि मंगल के नक्षत्र में बैठे हैं। और मंगल किसके नक्षत्र में बैठे हैं? चंद्रमा के नक्षत्र। ये देखिए लिखा हुआ है। तो ऐसे भी दो ग्रह जो एक दूसरे के नक्षत्र में बैठे हैं, एक दूसरे के नक्षत्र में बैठे हैं, वो भी अनटेनेंटेड कैटेगरी में आ जाते हैं। अब अनटेनेंटेड कैटेगरी का मतलब क्या हुआ? उनकी पावर बढ़ गई। इसको कैसे हम समझें उनकी पावर बढ़ गई? अब छोटा सा एग्जाम्पल इसमें हम ले लेते हैं। देखिए चंद्रमा को देखिए। अब चंद्रमा हमने देख लिया कि अनटेनेंटेड ग्रह है, ठीक है। तो अनटेनेंटेड ग्रह है, चौथे भाव का स्वामी है। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि
सबसे मजबूत ए का, ए जहां ए कॉलम में जो नजर आ रहा है या बी कॉलम में जो नजर आ रहा है नेक्स्ट मजबूत हुआ, सी कॉलम में जो नजर आ रहा है वो मजबूत हुआ, डी कॉलम में सबसे कमजोर। लेकिन अगर ये अनटेनेंटेड प्लैनेट है तो हम तो ये मान रहे हैं ना कि इसके नक्षत्र में कोई नहीं है। अनटेनेंटेड प्लैनेट का मतलब कोई और उस कैटेगरी में आ गया क्योंकि एक्सचेंज ऑफ नक्षत्र है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम मान के चल रहे हैं कि इनके नक्षत्र में कोई नहीं है, तो ये भी फोर्थ हाउस के लिए उतने ही पावरफुल हैं जितना कि यहाँ मंगल और राहु नजर आ रहा है। तो मंगल और राहु जितना अपने दशा अंतरदशा में फोर्थ का रिजल्ट देंगे उतनी ही मजबूती से चंद्रमा भी देगा। क्यों? क्योंकि ये एक अनटेनेंटेड प्लैनेट है। क्लियर है या नहीं? नहीं क्लियर है तो इसका एक सरल तरीका हम आपको बता देते हैं, बहुत सरल, जो कि कोई नहीं बताया होगा। ये अगर अनटेनेंटेड प्लैनेट कोई भी है तो इसकी प्लेसमेंट आप इमेजिन करके या कर सकते हैं, नोट बना सकते हैं। तो यहाँ पर इसका एक घर, ये कॉलम यहाँ बढ़ा दीजिए, इसको यहाँ यहाँ ले आइए, आप सी कॉलम में ले आइए, आपका काम हो गया। इसकी स्ट्रेंथ अपने आप बढ़ गई क्योंकि इसके आगे कोई नहीं। इसको आप ये मान लें अनटेनेंटेड प्लैनेट चुकी है, तो ये इमेजिन करना है कि इसका नक्षत्र खाली। ठीक है, क्योंकि अनटेनेंट कैटेगरी में हमने मान लिया है इसको। अच्छा चलिए ठीक है, यूं आप देखें। और जैसे हम मान लेते हैं कि जुपिटर है, जुपिटर भी अनटेनेंटेड है। देखिए ये स्टार लगा हुआ है जुपिटर, आप यहां देखेंगे इस कॉलम में, ये स्टार लॉर्ड वाले कॉलम में अगर कोई ग्रह नहीं है तो इसका मतलब ये वो किसी का स्टार लॉर्ड नहीं बना। नहीं बना तो यानी कि उसका नक्षत्र खाली है, तभी तो वो नक्षत्र लॉर्ड नहीं बना ना। तो इसी प्रकार मंगल को भी हमने देखा था कि मंगल भी जो है उसी प्रकार से जो है नक्षत्र, मंगल जो है, मंगल भी उसी प्रकार से हमने देखा था एक्सचेंज ऑफ नक्षत्र होने की वजह से अनटेनेंटेड कैटेगरी में है। तो मंगल यहाँ देखिए कौन सा हाउस दिखा रहा है, सेवेंथ हाउस दिखा रहा है मंगल, लेकिन डी कॉलम में है। लेकिन चूंकि वो अनटेनेंटेड है तो ये ट्रीट होगा, ये मून और सैटर्न की जो स्ट्रेंथ है सेवेंथ हाउस का सिग्निफिकेशन देने के लिए, उसी के बराबरी में मंगल भी ट्रीट होगा। तो उसका तरीका मैंने क्या बताया आपको, देखिए अभी मैं आपको समझाने के लिए एक आसान तरीका से समझा दे रहा हूं। ये देखिए आप लोग इसको थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा और रिकॉर्डिंग को बार बार सुनिएगा, तब आपके समझ में आएगा, नहीं तो समझ में थोड़ा सा कठिन है समझना। अब मैं चंद्रमा को, अभी हमने एग्जाम, चलिए मंगल का एग्जाम्पल लिया। मंगल को मैं क्या कर रहा हूँ कि मंगल को मैं यहाँ ले आ दे रहा हूँ आपके लिए, आपके सहूलियत के लिए। उसकी कॉलम शिफ्ट कर जा रहा हूँ, उसकी पावर बढ़ जाएगी। ये देखिए यहाँ मार्स हमने लिख दिया और यहाँ हमने क्या लिख दिया, यहाँ हमने मून लिख दिया। ठीक है, अब ये पावर बढ़ गई। अब ये आप समझ जाइए कि चंद्रमा लॉर्ड है फोर्थ का, लेकिन ये सी कॉलम में आ गया क्योंकि अनटेनेंटेड है। जो भी अनटेनेंटेड प्लैनेट है उसको एक हाउस जंप करवा दीजिए, आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट की उसकी पावर कितनी है। ये एक समझाने का तरीका है, कॉन्सेप्ट तो वही है, चूंकि उसका नक्षत्र खाली है तो उसकी पावर एक नॉन टेनेंटेड प्लैनेट से बढ़ गई। टेनेंटेड प्लैनेट से उसकी पावर जो है बढ़ गई। तो मंगल क्या करेगा, अभी हमने क्या बात किया था, मंगल, चंद्रमा क्या करेगा अपने दशा अंतरदशा में, हमने क्या बात किया था, चंद्रमा की पे क्या,
चंद्रमा के क्या सिग्निफिकेशंस हैं? अगर आप नॉर्मल कोर्स में देखें तो ए कॉलम में चंद्रमा क्या दिखा रहा है? फर्स्ट हाउस को सिग्निफाई कर रहा है चंद्रमा, तो वो फर्स्ट हाउस का रिजल्ट देगा अपने दशांतर दशा में। लेकिन वो चंद्रमा को यूं समझिए कि 10th हाउस के बी कॉलम में बैठा है चंद्रमा। अब आप ये हाउसेस को देखिए, लेकिन अनटेनेंटेड है, तो क्या हो जाएगा? फिर हम चंद्रमा को यहां भी, ये इससे ज्यादा आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। अब देखिए आप, चंद्रमा कहाँ पहुंच गया, और यहां पर अब देखिए आप, नॉर्मल कोर्स में मून जो है 10th हाउस का बी लेवल सिग्निफिकेटर था। बी लेवल सिग्निफिकेटर यानी कि बहुत मजबूती से 10th हाउस का रिजल्ट वो नहीं दे सकता है। लेकिन चूंकि अनटेनेंटेड है, तो उसका तरीका मैंने क्या बताया आसान समझने के लिए? इसको एक हाउस जंप करा दीजिए, अब ये ए लेवल सिग्निफिकेटर बन गया। मंगल फर्स्ट हाउस का ए लेवल सिग्निफिकेटर बन गया, यानी कि चंद्रमा अपने दशा अंतर दशा में डंके के चोट पे नौकरी दे सकता है, या 10th हाउस से रिलेटेड कोई भी रिजल्ट दे सकता है। मंगल डंके के चोट पे शादी करा सकता है। चंद्रमा चौथे हाउस का ये ए लेवल ही सिग्निफिकेटर का है, क्योंकि ए और बी कॉलम खाली है, तो इसीलिए ये वाला, ये यहाँ ऐसे केस में इसको ए लेवल सिग्निफिकेटर बोला जाता है। चंद्रमा डंके की चोट पर चौथे हाउस का रिजल्ट अपने दशांतर दशा में दे सकता है। क्या दे सकता है? मकान बनवा सकता है। अदरवाइज उसकी कैपेबिलिटी नहीं थी, हल्के से पुश करता, थोड़ी सी पावर थी फोर्थ हाउस के लिए, लेकिन अनटेनेंटेड होने के वजह से फुल पावर हो गई उसको मकान बनवाने की। और इस जातक के साथ ऐसा हुआ भी, मकान ही नहीं बनवाया, 2-3 मकान दिला दिए इसने अपने अंतरदशा में, जब सही टाइम आया। और भी कॉम्बिनेशन होते हैं ना, अकेले एक अंतरदशा या महादशा लॉर्ड कुछ नहीं कर पाता है, उसके साथ तीनों दशाएं होनी चाहिए कॉम्बिनेशन। तो मंगल की जब अंतरदशा आई, तो उसने एक नहीं 2-3 मकान दिला दिए। ये कृष्णा मूर्ति पद्धति की ये ब्यूटी है, अनटेनेंटेड प्लैनेट। अनटेनेंटेड प्लैनेट हमने खाली डेफिनेशन पिछले बार समझाया था, अब उनकी पावर क्या होती है वो मैं आज आपको समझा रहा हूं। और एक कॉन्सेप्ट, बोर तो नहीं हो रहे हैं? बोर हो रहे हैं तो चलिए सांस लेकर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अब जो मैं कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जुपिटर पर आइए। जुपिटर भी एंटेनेंटेड प्लैनेट है। देखेंगे तो जुपिटर के स्टार में, नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। अब जुपिटर क्या है? 2 भावों का स्वामी है, 8वें भाव का भी है और 9वें भाव का भी है। ठीक है, 9वें भाव का भी है। अब जुपिटर का तो एक छत्र राज 8वें का तो है ही है, क्योंकि 8वें के ना तो ए कॉलम में है कोई प्लैनेट है, ना बी कॉलम में है, ना सी कॉलम में, वो अकेला राजा है। तो 8वें का तो पूरा फुल सिग्निफिकेशन वो देगा देगा, है ना, 8वें का। क्यों? क्योंकि ना तो उसके नक्षत्र में कोई ग्रह है, इसीलिए सी कॉलम खाली है, ना तो 8वें भाव में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है, तो नेचुरली कोई प्लैनेट नहीं जब बैठा है तो ए भी खाली होगा। तो ये फुल 9th हाउस में जुपिटर इज द लॉर्ड ऑफ 9th हाउस। लेकिन 9th हाउस खाली है क्या? 9th हाउस खाली नहीं है। ठीक है, 9th हाउस खाली नहीं है। 9th हाउस में राहु बैठा हुआ है। तो राहु की ये फॉर्चूना को मिटा देते हैं, इससे आप लोगों को कंफ्यूजन हो। ये फॉर्चूना एक कॉन्सेप्ट है कृष्णमूर्ति पद्धति में, जो कि अब यूज नहीं होता है। इसको हम एक मिनट, इसको मिटा दें।
नहीं तो आप लोग कंफ्यूजन में रहेंगे। फॉर देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में है, ये ब्रेक होता है, इसको आप लोग इस ब्रेक में सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। ये देखिए, फॉर्चूनर हटा दिया हमने। नाइन्थ में राहु बैठे हुए हैं, और राहु भी अनटेनेंटेड है, तो राहु का पूरा वर्चस्व है नाइन्थ में, क्योंकि ए कोई नहीं राहु के नक्षत्र में कोई नहीं है। लेकिन राहु बैठे हैं, जुपिटर इज लॉर्ड ऑफ नाइन्थ हाउस, लेकिन जो नाइन्थ हाउस में कोई प्लैनेट बैठा है, तो क्या जुपिटर का वर्चस्व नाइन्थ हाउस के लिए है या नहीं है? नाइन्थ हाउस का बहुत मजबूती से रिजल्ट देगा कि नहीं देगा? नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में नहीं देगा। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में राहु ही रिजल्ट देगा, और जुपिटर कमजोरी से देगा, क्योंकि वो जुपिटर बी कॉलम में और राहु डी कॉलम, यानी कि जुपिटर ए लेवल सिग्निफिकेटर और राहु बी लेवल है। राहु ए लेवल है और जुपिटर बी लेवल। लेकिन यहां पर इस केस में जुपिटर अपने दशा अंतर दशा में पूरे स्ट्रेंथ के साथ नौवे हाउस का रिजल्ट देगा, राहु के बराबर। क्यों? क्योंकि जुपिटर अनटेनेंटेड प्लैनेट है। तो तरीका क्या अभी हमने आपको बताया था, इस कॉलम को भी आप जुपिटर का प्रमोशन कर दीजिए, जुपिटर का प्रमोशन कर दीजिए, जुपिटर को भी शिफ्ट करा के हाँ आप ले आइए, और जुपिटर को यहाँ लिख दीजिए, तो आपको जुपिटर के भी सिग्निफिकेशंस एकदम क्लियर हो गया। ये क्लियर हो गई बात। अब आते हैं हम समझने के लिए, समझिए कि कौन सा ग्रह लेके मैं आप लोगों को समझाऊं। हाँ, देखिए, अब बुध, अब ये बुध एक अनटेनेंटेड प्लैनेट नहीं है, बुध एक अनटेनेंटेड प्लैनेट नहीं है, ठीक है। लेकिन बुध की एक राशि, जिस सेकंड हाउस का लॉर्ड है बुध, सेकंड हाउस कौन है यहाँ देखिए आप, मिथुन है, सेकंड हाउस का लॉर्ड है, लेकिन इसके नक्षत्र में कोई बैठा हुआ है, इसके नक्षत्र में कोई बैठा हुआ है। तो सेकंड हाउस का रिजल्ट बुध जो है बहुत मजबूती के साथ नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये टेनेंटेड है, अनटेनेंटेड नहीं है। देगा रिजल्ट, देगा रिजल्ट, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं देगा, लेकिन बहुत मजबूती के साथ नहीं देगा। जुपिटर वाला ये हिसाब हुआ एक तरह से। अगर यहाँ इसके इसके नक्षत्र में कोई नहीं होता तो अनटेनेंटेड हो जाता, तब तो ये सेकंड हाउस का रिजल्ट देता ही देता। ठीक है, देगा रिजल्ट, लेकिन बहुत मजबूती से नहीं देगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल आप समझने की कोशिश कीजिए कि वो थोड़ा, ये हमारी अपनी थियोरी है, ये ध्यान रखिए, मेरे को ऐसा कोई एग्जाम्पल। हाँ, आप देखिए, बुध बुध को ही लेते हैं, एग्जैक्टली जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। ये बुध सेकंड हाउस का रिजल्ट, सेकंड हाउस खाली है, फिर भी उतना स्ट्रांगली नहीं देगा, क्योंकि उसके इसके नक्षत्र में शुक्र बैठा है, तो सेकंड हाउस में वर्चस्व जो है वो शुक्र का हो, पूरे स्ट्रेंथ के साथ शुक्र जो है सेकंड हाउस का रिजल्ट देगा। उसके बाद स्ट्रेंथ में बुध भी सेकंड का देगा अपने दशांतर दशा में, लेकिन शुक्र के मजबूती वाला रिजल्ट नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये टेनेंटेड प्लैनेट। अब हम आ जाते हैं छठे भाव पे। अब फर्क को समझिएगा प्लीज। ये एक कृष्णमूर्ति पद्धति और वैदिक को मिंगल करके, मिला करके थ्योरी है, जो कि मैंने प्रैक्टिकली पाया कि ये काम करता है। अब दोनों हाउस में फर्क देखिएगा। मरकरी इज द ओनर ऑफ सेकंड हाउस, मरकरी इज ऑल्सो ओनर ऑफ सिक्स्थ हाउस। मरकरी छठे भाव का भी स्वामी है, मरकरी दूसरे भाव का भी स्वामी है। मरकरी के नक्षत्र में शुक्र बैठे हुए हैं, तो हमने कहा मरकरी सेकंड हाउस का रिजल्ट स्ट्रांगली बहुत नहीं देगा। यहां भी छठे भाव में भी मरकरी के नक्षत्र में शुक्र है और छठा भाव खाली है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, अब मार्क कीजिए, कहीं किसी किताब में नहीं, कोई यूट्यूब एस्ट्रोलॉजर आपको नहीं बताएगा। अगर अगर मरकरी ऐसे केस में
जिस प्लान ओनर की हम बात कर रहे हैं मरकरी, अगर इसकी मूल त्रिकोण राशि खाली है, हर एक ग्रह की दो राशियां होती हैं सूर्य चंद्रमा को छोड़ करके, दोनों राशियों में एक राशि उसकी मूल त्रिकोण राशि होती है। बुध की मूल त्रिकोण राशि कौन है? बुध की मूल त्रिकोण राशि कन्या है, वर्गो। वर्गो का रिजल्ट कोई भी ग्रह अपनी मूल त्रिकोण की राशि का रिजल्ट ज्यादा स्ट्रांगली देता है अपनी नॉन मूल त्रिकोण राशि के मुकाबले। तो यहाँ बुध की मूल त्रिकोण राशि छठे भाव में कौन सी है? आप यहां पर आकर के देखिए, छठे भाव में क्या लिखा है? ये लेफ्ट साइड 6 नंबर लिखा है, कन्या, और ये खाली है। तो चूंकि मरकरी टेनेंटेड है, अनटेनेंटेड नहीं भी है, टेनेंटेड है, लेकिन इसकी मूल त्रिकोण वाली राशि खाली है, तो ये शुक्र के बराबर ही मजबूती से अपने दशा अंतर दशा में छठे भाव का रिजल्ट देगा। इस चीज को नोट कर लीजिए। ये राजीव नाथ एस्ट्रोलॉजर की थ्योरी है, कहीं आपको नहीं मिलेगी। ट्राइड एंड टेस्टेड, ट्राइड एंड टेस्टेड, छठे भाव का हर एक रिजल्ट बुध अपने पीरियड में देगा। इस जातक की अभी बुध की महादशा चल रही है, जैसा कि आप लोग यहां से देख सकते हैं। ठीक है, महादशा चल रही है और छठे भाव का रिजल्ट इनको भरपूर मिल रहा है। तो ये सिग्निफिकेटर थ्योरी जो मैंने आपको पढ़ाई, अंडरस्टैंडिंग ऑफ केपी सिग्निफिकेटर, ये स्टेलर लेवल सिग्निफिकेशंस हैं। स्टेलर लेवल सिग्निफिकेशंस, स्टेलर लेवल सिग्निफिकेशंस हैं। और पार्ट 2 में, केपी सिग्निफिकेटर्स पार्ट 2 में मैं आप लोगों को कस्पल सिग्निफिकेटर्स पढ़ाऊंगा, और कस्पल सिग्निफिकेटर्स और नक्षत्र लेवल या स्टेलर लेवल सिग्निफिकेटर्स में क्या फर्क है वो बताऊंगा। बहुत, दैट इज दी, वो सबसे इंपॉर्टेंट कुंजी कृष्णमूर्ति पद्धति की वही है, जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के सामने लेकर के आऊंगा। इसमें कोई डाउट हो किसी प्रकार का तो हमसे आप लोग बेहिचक पूछ लीजिएगा, क्योंकि आपको इस तरह का वीडियो मैंने बहुत देखा, बहुत ध्यान से लोगों के वीडियोस देखे, ये इस तरह का मुझे वीडियो नहीं मिला। खास करके जो लास्ट थियरी मैंने बताई, ये बिल्कुल न्यू है, टेस्टेड एंड ट्राइड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।